नमस्कार, मी लाघवी ओम सावंत बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत करते। सुरुवातीला बातमी घोषणाबाजीची। आज सकाळी उत्तर मुंबई लोकसभेच्या उमेदवार उर्मिला मातोंडकर यांची बोरिवली स्थानकावर प्रचार यात्रा सुरू असताना गदारोळ झालाय। काही लोकांनी मोदी मोदी अशी घोषणाबाजी केली आणि यामुळे संतप्त काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घोषणा देणाऱ्या लोकांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली आहे। दरम्यान या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करतायत। रेल्वे स्थानक प्रचार सुरू असताना हा सगळा प्रकार मात्र घडलेला आहे। मोदी मोदी अशा घोषणाबाजी झाल्यानंतर मात्र काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून सुद्धा चौकीदार चोरचा नारा लावला गेला आणि त्यानंतर मात्र काही काळ तणावपूर्ण असं वातावरण बोरिवली स्थानकाबाहेर असल्याचं पाहायला मिळत होतं। काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर या संदर्भात मारहाणीचा आरोप आहे। पोलीस या संदर्भात अधिक तपास करतात। यानंतर बातमी अब्दुल सत्तार यांच्या संदर्भातली आहे, कारण काँग्रेसचे बंडखोर आमदार अब्दुल सत्तार यांनी आता हर्षवर्धन जाधव यांना पाठिंबा देण्याचा ठरवलाय। हर्षवर्धन जाधव हे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे जावई आहेत आणि ते औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। काँग्रेसकडून उमेदवारी न मिळाल्यानं नाराज सत्तारांनी बंडाचा झेंडा उभारत थेट जाधवांनाच आता पाठिंबा दिलाय। यावेळी त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांवर जोरदार टीका सुद्धा केली आहे। हर्षवर्धन जाधव यांना आम्ही पाठिंबा जाहीर केलेला आहे। उद्यापासून ट्रैक्टर चालवणार। पृथ्वीराज चौहान हैंग हुआ लीडर है। वो हैंग वालों की बातें का उत्तर मैं दूं आपको? एक चौहान के बारे में बोल सकता है अशोकराव चौहान एक अच्छा आदमी है, इसके बारे में क्या बोलूं मैं? ये चौहान का नक्कल का संबंध रहता तो हमारी 2014 में पराभव होता, हमारी सरकार जाती है, इतने बुरे हाल कांग्रेस के होते हैं। ये पृथ्वीराज बाबा जिम्मेदार है उसका। यानंतर थेट जाऊया प्रियंका गांधी यांची सध्या सभा सुरू आहे। त्या ठिकाणी के मार्ग से भटक जाता है उसको ये देश नहीं बख्शता, आपको भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि आप भी सत्य के मार्ग से बहुत पहले भटक चुके हैं। चुनाव का समय है। अध्यक्ष जी आपको ये बताएंगे हमारी योजनाओं के बारे में जो हमारे घोषणा पत्र में है। एक न्याय की योजना जिससे 72,000 रुपए हर गरीब तक पहुंचेंगे और इसमें जो भावना है वो भावना है कि जब ये सरकार 317,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को दे सकती है तो क्या इस देश के गरीबों को 72,000 रुपए सालाना नहीं मिल सकता? ऐसी योजनाएं तमाम उस घोषणा पत्र में हैं जिससे आपको स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य नहीं मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। और ऐसी योजना जिससे 12वीं कक्षा तक सरकारी पाठशालाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये योजनाएं हैं जिसके बारे में देश के सामने चुनाव के समय प्रचार होना चाहिए। तो आप बहुत जागरूक हैं, आप इन बातों को समझिए और ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपके हित में काम किया है, हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, उसको आगे बढ़ाया है और इस जनता का ये एहसान माना है कि आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी धूप में खड़े हैं। मैं अध्यक्ष महोदय श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करती हूं कि आकर आपको संबोधित करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन यूपीतल्या फतेपूर सिकरी या ठिकाणी प्रियंका गांधी यांची नुकतीच सभा पार पडलेली आहे आणि यानंतर मात्र आता राहुल गांधी सत्ताधाऱ्यांवर नेमका काय निशाणा साधतात हे पाहणं सगळ्यात महत्त्वाचं असणार आहे, कारण राफेल प्रकरणी त्यांना नोटीस बजावण्यात आलेली आहे आणि या सगळ्या प्रकरणावर या नोटीसीला राहुल गांधी या जाहीर सभेच्या माध्यमातून काही उत्तर देणार का हे पाहणं सुद्धा औत्सुक्याचं ठरणार आहे, महत्त्वाचं ठरणार आहे। प्रियंका गांधी यांनी आताच प्रचार सभा घेत काँग्रेसच्या
कामांचा आणि एकूणच जाहीरनाम्यात असलेल्या विशिष्ट मुद्द्यांचा देखील उल्लेख केला आहे। यानंतर मात्र बुलेटिनमध्ये मोठी बातमी आहे। पालघर निवडणूक निर्णय घेण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे बहुजन विकास आघाडीने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे। या निर्णयासंदर्भात शिट्टी हे निवडणूक चिन्ह पुन्हा मिळावं याकरता ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे। थोड्याच वेळात पालघर निवडणूक अधिकारी या संदर्भात निर्णय घेणं अपेक्षित आहे। पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात या संदर्भात महत्त्वाची बैठक आता सुरू झाली आहे। खरं तर बहुजन विकास आघाडीचं शिट्टी हे चिन्ह निवडणूक आयोगानं रद्दबातल ठरवलेलं होतं आणि त्यानंतर मात्र अनेक चर्चा सभा व्हायला लागल्या। एकूणच या चिन्हासंदर्भात अनेक खल सुद्धा सुरू झाला आणि आता मात्र पालघर निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे। ज्या फेरविचार याचिकेवर सध्या विचारमंथन सुरू आहे। शिट्टी हे चिन्ह मिळावं याकरता बवियाची ही याचिका आहे। बहुजन विकास आघाडीनं ही याचिका दाखल केलेली आहे आणि थोड्याच वेळात या संदर्भात जिल्हाधिकारी निर्णय देणं अपेक्षित आहे। खरं तर गेल्या अनेक वर्षांपासूनचं बहुजन विकास आघाडीचं शिट्टी हे चिन्ह आहे। या चिन्हावर अनेक निवडणुका या पक्षानं लढवलेल्या आहेत। मात्र बहुजन आघाडी या एका पक्षानं मात्र हे चिन्ह घेतलं आणि त्यानंतर मात्र अनेक विचार मंथन होत हे चिन्ह रद्द करण्यात आलेलं होतं। अखेर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे। याचविषयी अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव यांच्याकडून। उदय, निर्णय कधीपर्यंत अपेक्षित आहे आणि नेमका काय होईल, काय संकेत वर्तवले जातात या संदर्भात? लागवी आता या क्षणाला पालघर इथल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यासोबत सर्व पक्षांचे जे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांचे वकील आहेत ते बसले। त्यांची बैठक सुरू झाली, जवळपास पाऊण तास झालेला आहे। मात्र अद्याप कोणताही निर्णय बाहेर आले नाहीत। थोड्याच वेळात ही बैठक संपेल, त्यानंतर काय निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकारी घेतात याबद्दल आपल्याला अधिक माहिती समजू शकेल। मात्र फेरविचार याचिका जी आहे ती बहुजन विकास पक्षाने दाखल केलेली आहे। पालघरमध्ये दिवसेंदिवस राजकीय घडामोडींना वेग आलेला आहे। 2 दिवसांपूर्वी आपण बघितलंय की जी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावेळेला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला होता। एक तटस्थ भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली होती की चिठ्ठी या चिन्हासाठी जे पक्ष मागणी करत होते त्यांनी शिट्टी हे जे चिन्ह आहे तेच गोठवून टाकलं होतं की शिट्टी हे चिन्ह पालघर लोकसभेमध्ये नसणार। त्यांनी कोणालाच शिट्टी हे चिन्ह जे आहे ते देण्यात आलं नव्हतं। त्यामुळे काहीच बहुजन विकास आघाडीची कोंडी झाली होती। ती कोंडी पुण्याचा कुठेतरी आता प्रयत्न करताना बहुजन विकास आघाडी दिसते। मात्र त्यांना कितपत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतात हे पाहावं लागेल। निवडणूक निर्णय अधिकारी थोड्याच वेळात निर्णय जाहीर करणार। निवडणूक अधिकारी थोड्याच वेळात या संदर्भात निर्णय देणार आहेत। उदय, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या एकूणच सविस्तर माहिती करता। यानंतर बातमी टीका टिप्पणीची आहे। चित्रपट अभिनेत्री आणि भाजप उमेदवार जयाप्रदा यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। आझम खान यांनी अर्वाच्य भाषेत जयाप्रदांवर टीका केली आहे। उत्तर प्रदेशातील रामपूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर जयाप्रदा निवडणूक लढवत आहेत आणि त्यांच्या विरुद्ध समाजवादी पक्षाचे आझम खान निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है मैं 17 दिन में पहचान गया। इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है कि मैं एक महिला को हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते। इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने उसके ताल्लुक से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। बड़े लोग मेरे मुकाबले में हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी शान और शौकत वाले हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। वाद आणि आझम खान हे जणू समीकरणच बनलंय। जयाप्रदा यांच्यानंतर आता त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांसंदर्भात वादग्रस्त विधान केलंय। आमचं सरकार आलं की त्यांना बूट साफ करायला लावू असं उद्दाम वक्तव्य ते करतायत। ऐकूया। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो,
कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। यानंतर थेट जाऊया उत्तर प्रदेशमध्ये सिकरी इथं ज्या ठिकाणी राहुल गांधी सभेला संबोधित करतायत। 3 वायदे किए थे। युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा। जहां भी जाते थे युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा। किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कहा मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। भाइयों और बहनों, आपको 15 लाख रुपए मिल गए? मिले? कोई यहां है जिसको 15 लाख बैंक अकाउंट में मिला हो? तो नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला। कहा हर बैंक अकाउंट में 15 लाख। मैंने यह बात पकड़ ली। मैंने कहा देखो, पता लगाते हैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है। चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला। मैंने सोचा मैं पता लगाता हूं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा सरकार डाल सकती है। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को थिंक टैंक को बुलाया, ऑफिस में बुलाया, उनसे सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा देखिए, लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता मैं, मुझे थियरी मत देना, बड़े आंकड़े मत देना, मुझे आपसे एक नंबर चाहिए। उन्होंने पूछा कौन सा नंबर? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला था, झूठ था, मुझे आप सच्चा नंबर दो। हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करना है। आप जाइए दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछिए, जिससे आपको पूछना है पूछिए, मगर 3-4 महीने बाद आप मुझे कागज पे एक नंबर दीजिए। कुछ ही दिन पहले वापस आए, कागज पे एक नंबर लिख के दिया, 72,000 रुपए। 72,000 रुपए, यह आपने पोस्टर पर लिखा हुआ है, 72,000 रुपए।